तकरीबन 8 अक्टूबर 2020 से निरंतर संपत्ति अंतरण अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते आए हैं। इसके विभिन्न जो कानूनी बिंदु है उस पर हमने पीडीएफ के माध्यम से भी और ई कंटेंट लेक्चर के माध्यम से भी विवेचना की है। जस्ट लाइक सेक्शन 52 and 53, we have completed section 52 relating to rule of lease pendants. We have completed section 52 and again today we discuss section 53, fraudulent transfer. Fraudulent transfer, easily we can say, we can analysis, हम जान सकते हैं कि जिसमें कपटपूर्ण शब्द का यूज किया गया है, डेफिनेटली संविदा अधिनियम के अंतर्गत भी हम देख चुके हैं कि कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी करार जो कि स्वतंत्र सहमति से न हो, कपटपूर्ण हो, छलपूर्ण हो, गलत तथ्यों के आधार पर हो, तो ऐसे करार या ऐसे संविदा विधि के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं मानी गई है। यही बात है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम भी एक ऐसे अंतरण को मान्यता देती है जिसमें पारदर्शिता हो, स्वैच्छिक समव्यवहार किया गया हो, अंतरिति के अधिकारों को कपट, छल व प्रवंचना से बचाया गया है। यह भी इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु बनाया गया है। इससे पूर्व जो हमने लंबित वाद देखा, उसके कुछ अपवाद भी हमें देखने को मिले कि ठीक है, जहां पर कोई वाद लंबित है वहां पर उस संपत्ति का समव्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। नहीं तो लंबित वाद का तात्पर्य जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, जो भी जो समव्यवहार हुआ है, वह न्यायालय के निर्णय के अधीन होने के कारण से अंतरिति के अधिकारों को वहां पर संरक्षण नहीं मिल पाएगा। लेकिन सामान्य नियम के कुछ अपवाद भी दिए गए हैं कि तब लंबित वाद का सिद्धांत एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉट इन्फोर्सेबल अगेंस्ट सच ट्रांसफरिंग, जैसे जहां वादग्रस्त संपत्ति का अंतरण न्यायालय की पूर्व अनुमति से किया गया हो। तो यहाँ पर और स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ पर न्यायालय ने कानूनी पहलू को देखकर अनुमति दी हो, वहाँ पर लंबित वाद के सिद्धांत के आधार पर कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। सेकंड, जहाँ वादग्रस्त संपत्ति के अंतरण से विरोधी पक्षकार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात संपत्ति के अंतरण होने न होने से जो आपकी विरोधी पार्टी है, जो विपक्ष है, उसके अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ता हो, या न्यायालय का जो पक्षकार है, विवाद का जो पक्षकार है, संपत्ति के वाद से संबंधित जो पक्षकार है, उसके हितों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़ता हो, तब भी लंबित वाद का सिद्धांत लागू नहीं होगा। यह भी हो सकता है कि जहां पर वाद के जो पक्षकार है, अचल संपत्ति के संदर्भ में जो विवाद है, उससे जुड़े हुए पक्षकारों की सहमति की, दोनों पक्षकारों की सहमति के आधार से ही कोई ट्रांजेक्शन किया जाता है, तो वहां पर भी लंबित वाद लागू नहीं होता है। लंबित वाद को न्यायालय की डिग्री के आधार पर यदि अंतरण किया गया हो या वसीयत के आधार पर अंतरण किया गया हो, पूर्व में 1929 से पूर्व लंबित वाद लागू नहीं होता था, परंतु वर्तमान में उच्चतम न्यायालय द्वारा कई इस प्रकार के निर्णय दिया गया जिसमें इस सिद्धांत को लागू किया गया है।
आज हमारा जो मुख्य टॉपिक है फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर अर्थात संपत्ति का कपटपूर्ण अंतरण। कपटपूर्ण अंतरण, एवरी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड with intent to defeat or delay the creditors of the transferor. It means it is very clear कि जहां पर संपत्ति का अंतरणकर्ता के द्वारा सद्भावना से ना करके अंतरणकर्ता उन ऋणदाताओं को जिनके द्वारा उसको ऋण दिया गया है और वह ऋण उस अंतरणकर्ता की संपत्ति से वसूल किया जा सकता है, परंतु न्यायालय की प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले ही इस आशय से गलत तरीके से टू डिफीट और डिले द क्रेडिटर्स ऑफ द ट्रांसफरर, अर्थात उसका उद्देश्य संपत्ति अंतरण करने के पीछे बोनाफाइड ना होकर केवल उन ऋणदाताओं को विफल करना या उनके ऋण में देरी प्रदान करना रहा हो, तो डेफिनेटली दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन टू बी कॉल्ड फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। इस प्रकार के अंतरण को हमने कपटपूर्ण अंतरण अधिनियम की धारा 23 में कहा गया है। इसको यदि हम और भी ज़्यादा इस दृष्टि से देखें कि डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर, तो easily we can define to it and explain according to section 53, because 53 deals with the fraudulent transfers. It can be analyzed thus. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू असेस, हमें जानना होगा कि जहां पर अचल संपत्ति का अंतरण किसी व्यक्ति के द्वारा इस आशय से किया गया हो जिसमें उसका उद्देश्य अंतरणकर्ता के जो ऋणदाता है उनको विफल करना रहा हो, या संपत्ति को बेचान करने के बाद वो ऋण की वसूली कहाँ से करे, इस आदेश इस इंटेंशन से यदि कोई व्यक्ति संपत्ति का ट्रांसफर करता है तो निश्चित तौर पर संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 53 इसको उचित न मानते हुए इसको चैलेंजेबल माना गया है, अर्थात उन ऋणदाताओं के विकल्प पर न्यायालय में इस प्रकार के अंतरण को चुनौती दी जा सकती है, शून्य घोषित करवाया जा सकता है। सेकंड, यदि हम इसको और ज़्यादा देखें, टू डिफ्रॉड ये सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी, द ट्रांसफर बीइंग विदाउट कंसिडरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पार्ट है वो तो ये कहता है, एक्सप्लेन करता है कि जहाँ पर अंतरणकर्ता का उद्देश्य ऋणदाताओं को विफल करना रहा हो तो ये भी कपटपूर्ण अंतरण ही माना गया है। सेक्शन 53 का जो दूसरा भाग है वो ये वर्णित करता है कि टू डिफ्रॉड या सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी, इसका मतलब जो पश्चातवर्ती जो अंतरिति है, एक के बाद दूसरा अंतरिति, ट्रांसफर बीइंग विदाउट कंसिडरेशन, और बिना प्रतिफल के किया गया है, तो ये माना गया है कि वहां पर भी अंतरिति के साथ फ्रॉड करने के उद्देश्य से एक के बाद एक दूसरा अंतरण किया जा रहा है। इन दोनों स्थितियों में अधिनियम की धारा 53 कपटपूर्ण अंतरण मानते हुए इसमें पक्षकार को विकल्प दिया गया है। क्या विकल्प दिया गया है? शैल बी वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ क्रेडिटर्स और सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी, अर्थात उन पूर्व जो ऋणदाता है उनके विकल्प पर या पश्चातवर्ती जो अंतरिति है वो इस प्रकार के ट्रांजेक्शन को न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। एनी क्रेडिटर्स सो डिफिटेड और डिलेड और सच सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी। इट इज़ वेरी क्लियर कि जहाँ पर इस प्रकार का ट्रांजेक्शन होगा उसमें दूसरा पक्षकार को विकल्प दिया गया है
जो दो श्रेणी में माना गया है, या तो लेनदार हो या पश्चातवर्ती अंतरिति हो, वो दोनों ही न्यायालय में उसको चैलेंज करके ऐसे ट्रांजेक्शन को सुनने घोषित करा सकते हैं। सेल इम्पेयर द राइट ऑफ ट्रांसफरी इज गुड फैक्ट एंड फॉर कंसिडरेशन, नथिंग कंटेंट इन क्लोज ए अबाउ। इसका मतलब कि यदि जहाँ पर सद्भावनापूर्वक कोई अंतरिति है और जिसने प्रतिफल के साथ बिना सूचना के ट्रांजेक्शन किया है, उसके अधिकारों को तो संरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, टुडे वी डिस्कस, टुमारो वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्टाफ। थैंक यू।